बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो एक छोटा सा रीकैप जो हमने लास्ट टाइम किया था। हमने लास्ट टाइम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था। हमने सिलिकॉन की एग्ज़ाम्पल ली थी। हमने ये कहा था कि सिलिकॉन के आउटर शेल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में बॉन्डेड होते हैं, तो ये एट फर्स्ट ये कंडक्ट नहीं कर रहा होता, लेकिन जब इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो इसके जो बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में डिस्पर्स हो जाते हैं। उसकी वजह से होल्स भी डेवलप होते हैं। अब फिर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये होल्स को फिल अप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो उसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो कर सकता है। उसके बाद फिर हमने एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डेवलप किया था, वो था डोपिंग का। यानी कि अगर इसी के अंदर हम लोग फॉस्फोरस या बोरॉन डाल दें, इसको डॉप कर दें फॉस्फोरस के साथ या बोरॉन के साथ, तो फॉस्फोरस डालने से हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है हर फॉस्फोरस एटम के साथ, और बोरॉन डालने से हमारे पास एक एक्स्ट्रा होल आता है हर बोरॉन एटम के साथ। और फिर हमने एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप यहाँ पे डिराइव किया था, वो था कि एन डॉट पी इज़ इक्वल टू एन आई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एन आई को रो लिखा हुआ है, इधर एन बना दिया है, तो एन लिखो रो लिखो, बात वही है कि ये डेंसिटी है एक्चुअली। एन इज़ द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पी इज़ द डेंसिटी ऑफ होल्स, और जो एन आई है ये है डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इंट्रिंसिक सिलिकॉन। यानी कि जो सिलिकॉन की बाय नेचर, जो सिलिकॉन के अंदर ऑलरेडी पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और होल्स है विदाउट डॉप्ड, उसकी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की, एक्चुअली मैंने होल गलती से कह दिया, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इंट्रिंसिक सिलिकॉन की। उसके लिए फिर हमने एक छोटी सी एग्जांपल भी की थी कि अगर 300 डिग्री टेम्परेचर हो तो फिर हमारे पास क्या आता है, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब के इस वॉल्यूम के अंदर 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने एक छोटा सा उसमें देखा था। तो अब पहले ज़रा इस रिलेशनशिप को देखते हैं, एन डॉट पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। ये आज के लेक्चर की तरफ हम लोग आते हैं। आज इंशाल्लाह हम लोग ये जो डोपिंग है इसको थोड़ा सा देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि चार्जेस मूव कैसे करते हैं ड्रिफ्ट के ज़रिए। बाय द वे, पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको 3-4 क्वेश्चंस लिखे थे स्टार्ट में कि हम इन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 को एड्रेस कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 4 को एड्रेस कर रहा है। रिकॉल करें पिछला लेक्चर, आपको याद आ जाएगा। चलें, एनीवेज अब ज़रा आगे चलते हैं। अब क्या है, सबसे पहले तो मैं कंसिडर करता हूँ जब हमने फॉस्फोरस के साथ डोपिंग की थी, राइट। फॉस्फोरस के साथ डोपिंग करने का मतलब ये था कि हमारे पास हर एटम के साथ हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता था, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसे करते हैं, उस फ्री इलेक्ट्रॉन जो हमें मिलते थे वो कितने थे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एन डी के साथ, पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्वियसली ये डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब क्या है, प्योर सिलिकॉन जो कि हमारे पास जब डॉप नहीं था तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी थी वो थी एन आई, और हमने ये कहा था कि प्योर सिलिकॉन, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये इस तरह से है, इसके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जब मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, थोड़ी सी इसको हीट अप किया, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मेरे यहाँ से निकले, और वो इलेक्ट्रॉन्स, उनकी वजह से कंडक्शन शुरू हो गई। वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो उसको मैंने कहा एन आई, और जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे सिर्फ सिलिकॉन के अंदर उतने ही मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होल्स भी ज़्यादा उतने ही डेवलप होंगे यहाँ पे। ये बात भी हमने लास्ट टाइम की थी। तो फॉर प्योर सिलिकॉन एन इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एन आई। एन आई इसके अंदर जो इंट्रिंसिक हैं ऑलरेडी पहले से मौजूद, एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पी है नंबर ऑफ होल्स, राइट। तो प्योर सिलिकॉन के लिए तो ऐसे ही है, तो दैट मीन्स कि डॉप्ड सिलिकॉन के लिए भी यही इक्वेशन अप्लाई होनी चाहिए। लेकिन थोड़ी सी इसके अंदर चेंजेस है कि जब मैं बात करूँगा ना एन टाइप की, मतलब फॉस्फोरस की,
तो यहाँ पर ये वाला जो n है ना, ये n तो सिलिकॉन के लिए मखसूस है, Ni इंट्रिंसिक, तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होंगी। अलबत्ता जो ये n है इसको अब मैं कहूँगा Nd। उसकी वजह ये है कि ये जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अब उसके अंदर बढ़ जाएंगे। पहले से मौजूद सिलिकॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो हो गए Ni, जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारे पास सामने आएंगे। लेकिन अब क्या है, अब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास थोड़े से बढ़ चुके हैं क्योंकि मैंने ज़बरदस्ती थोड़े और इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर इंजेक्ट किए बाय डोपिंग इट विद फॉस्फोरस, राइट। तो इसको अब मैं कह देता हूँ स्मॉल n को Nd, सही। अब इसी इक्वेशन में मैं Nd लिखता हूँ और P फाइंड करता हूँ, तो मेरे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, राइट। अब इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास एक सिलिकॉन है, मतलब सिलिकॉन का आपके पास कोई क्या कह लो क्यूब है और उसका Ni है आपके पास 10⁻10, यानी कि इंट्रिंसिक जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सिलिकॉन के अंदर वो 10⁻10 है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर 300 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, तो इसमें मैंने 10⁻15 फॉस्फोरस एटम्स ऐड कर दिए हैं, ठीक। अब जब 10⁻15 फॉस्फोरस एटम्स ऐड होंगे इसका मतलब ये है कि इसका जो Nd होगा वो भी 10⁻15 होगा, क्योंकि हर फॉस्फोरस एटम आपको एक इलेक्ट्रॉन देगा, राइट। अब इसमें फिर होल्स कितने होंगे, ये जानते हुए कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा हो जाएगी डोपिंग की वजह से, होल्स की तादाद कम हो जाएगी, तो होल्स इसी फार्मूला के ज़रिए आप निकाल सकते हैं। n अब क्या हो गया Nd और वो है 10⁻15, Ni 10⁻10 था, Ni स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻20, ठीक। और ये जो Nd है ये आपके पास 10⁻15 है, तो इस तरह से अब आपके पास जो P बचा वो है 10⁻5, यानी कि जो होल्स की डेंसिटी है इन दिस फॉस्फोरस एटम, दिस सिलिकॉन, जब इसको फॉस्फोरस एटम के साथ डोप किया गया वो आ रहा है 10⁻5। अब आपको ये चीज़ नज़र आ रही है कि 10⁻15 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ़ होल से बहुत बड़ा है, तो इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेजॉरिटी कैरियर है और इसको मैं कह रहा हूँ कि ये माइनॉरिटी कैरियर है। तो अब ये बात साबित हो गई हमारे पास कि जब हम फॉस्फोरस के साथ इसको डॉप करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होंगे और होल्स आपके पास माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो n के साथ d लगा हुआ है ना, d का मतलब है डोनर। एक्चुअली फॉस्फोरस आपको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, ठीक। अब आते हैं ज़रा बोरॉन की तरफ। अगर बोरॉन के साथ हम लोग डॉप करें, बोरॉन के साथ यहाँ पे मैं Na लिखूँगा, नंबर ऑफ़ होल्स, क्योंकि ये होल्स जो है ना आपके पास, ये होल्स एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये भी हम ब्रीफली लास्ट टाइम देख चुके थे कि अगर मैं एक बोरॉन का एटम डाल दूँ सिलिकॉन के दरमियान में तो उससे क्या होगा, आपके पास एक होल आ जाएगा, ठीक, क्योंकि इसके आउटर शेल में एक की वैकेंसी होती है आपके पास बोरॉन में। तो यहाँ पे आपके पास एक होल आ जाएगा क्योंकि ये सिलिकॉन इसके साथ पूरी तरह से बॉन्ड नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे आपके पास एक फ्री स्पेस मौजूद है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन कहीं से आएगा वहाँ पे भी ज़ाहिर है उसके पास कोई जगह छोड़ के ही आएगा ना अपनी। तो ये जो नंबर ऑफ़ एटम्स बोरॉन के हैं इसको मैं कहूँगा Na। अब दोबारा उसी इक्वेशन की तरफ आ जाते हैं, ये वाली n मैं ज़रा कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। P की जगह पे नंबर ऑफ़ होल्स अब कितने आ जाएंगे Na, तो मेरे पास ये जो स्मॉल n है ये अब क्या बनेगा Ni स्क्वायर डिवाइड बाय ये जो P वाला Na बनेगा, इस तरह से। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं बस थोड़ा सा समराइज़ कर रहा हूँ कि आपके पास जो बेसिक इक्वेशन थी वो थी n.P इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर। n क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, P क्या है, नंबर ऑफ़ होल्स, और Ni क्या है, सिलिकॉन के मखसूस इंट्रिंसिक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एक्चुअली ये जो मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ़ होल्स, तो ये मैं पर सेंटीमीटर क्यूब बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स डेंसिटी, ओके। तो जब आपके पास n टाइप होगा यानी कि फॉस्फोरस डोप्ड होगा तो फिर आपके पास
n इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे और उनकी डेंसिटी को मैं रिप्रेजेंट करूँगा nd के साथ, ठीक। और माइनॉरिटी कैरियर भी इस फॉर्मूले के तहत निकाले जा सकते हैं। जबकि अगर आपके पास p टाइप है तो फिर क्या है, आपके पास होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे और इसकी डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है Na के साथ। A मीन्स एक्सेप्टर्स, D मीन्स डोनेटर्स, A मीन्स एक्सेप्टर्स, और इसका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इस फॉर्मूले के तहत निकल सकता है। ओके, तो अब हमने क्या किया है, जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना हमारा, कि इसको मॉडिफाई किस तरह कर सकते हैं हम लोग, हमने इसकी जो कंडक्टिविटी है ना उसको हमने इंक्रीज़ कर दिया है। कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कैसे की है, बाय एडिंग होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सिलिकॉन की इटसेल्फ कंडक्टिविटी नहीं थी अनलेस उसका टेम्परेचर ना बढ़ाया जाए, लेकिन हमने उसकी कंडक्टिविटी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट किया है। ऐसे है ना, हमने कंडक्टिविटी ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो हम होल्स या क्या नाम है इसका, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा कर देंगे। कंडक्टिविटी कम करना चाह रहे हैं तो हम इनकी तादाद कम कर देंगे। तो हमने समहाउ इसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर लिया, अपनी मर्ज़ी से बना लिया, मॉडिफाई कर दिया है इन शॉर्ट। अब अगली तरफ आते हैं कि हमारा जो चौथा क्वेश्चन था वो पिछले लेक्चर के अंदर, वो ये था कि ये मूव किस तरह करते हैं सिलिकॉन के अंदर, इनकी मूवमेंट किस तरह होती है, जिसको हम लोग कैरियर ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। कैरियर की मूवमेंट किस तरह हो सकती है। तो बेसिकली इसके दो मेथड्स हैं, ये ड्रिफ्ट मेथड है और दूसरा एक डिफ्यूजन मेथड। डिफ्यूजन मेथड इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं, अभी हम ज़रा ड्रिफ्ट पे बात करते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम शुरू होने वाला है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप पॉज करके रजिस्टर वगैरह, पेन वगैरह ये साथ साथ लिखते रहें, और ये जैसे जैसे मैं बोलता रहूँ इसको प्लीज़ साथ साथ नोट करते रहें, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये कहीं पे आप मिस होने का इसका जो खदशा है ना वो ज़्यादा है। अच्छा, ड्रिफ्ट एक्चुअली है क्या। ड्रिफ्ट की जब हम बात करते हैं एक्सक्यूज़ मी, ड्रिफ्ट है कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपके पास कंडक्शन होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, उसको हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट, ठीक। अगर ख़ुद ब खुद पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स कुछ मूव करें विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड या विदाउट कोई सप्लाई या विदाउट बैटरी, उसको हम डिफ्यूजन कहेंगे। ये जो डिफ्यूजन दूसरा प्रोसेस है जो कि इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ड्रिफ्ट की बात करें कि हमने इसको बैटरी की सप्लाई दी इलेक्ट्रॉन्स को, सिलिकॉन को, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हुई सिलिकॉन के अंदर, वो आपके पास ड्रिफ्ट है। ओके, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम ज़रा ये जो करंट है इसके अंदर, इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्वांटिफाई से मुराद ये है कि इसकी ज़रा वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कितना हो सकता है या कितना नहीं हो सकता वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ चीज़ें। कुछ बेसिक्स भी हमें पता है ऑलरेडी कि ओहम्स लॉ है हमारे पास, V = IR। यहाँ पे V तो मुझे पता है, करंट मैं अभी निकाल दूँगा। रेजिस्टेंस जो है ना, ये मेरे पास ρL/A के बराबर है। अब ये जो रो है, L है, A है, ये इतना सिंपल नहीं होता, ये थोड़ा सा मतलब एडवांस चीज़ है, और ये करंट के साथ समहाउ रिलेटेड है। ये अभी ये जो पूरा प्रोसीजर अब हम करेंगे ना, यहाँ पे आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी थोड़ी देर में। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग ज़रा ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली है क्या, राइट। अभी कह तो दिया है कंडक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे हमने पढ़ी थी कि भाई ये चीज़ है, यहाँ से जब करंट पास होगा तो उसके आसपास कोई फील्ड जनरेट होगी, तो वो जो फील्ड होगी वो उसको पुश करेगी इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ, जिस डायरेक्शन में होगी। अपने रूल्स पढ़े हैं, राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल वगैरह वगैरह। तो हम ज़्यादा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द फोर्स दैट यूनिट चार्ज एक्सपीरियंसेस व्हेन द चार्ज इज़ इन द फील्ड। अच्छा जी, यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है और यहाँ से इस डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक। ये जो चार्ज इधर पड़ा हुआ है, ये फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगा, वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। कूलम्स लॉ जब आप लोगों ने पढ़ा था, आपने देखा था कि कूलम्स लॉ जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना फोर्स का,
ये सम हाउ उसी से रिलेटेड है, यानी कि G m1m2/r²। तो ये फोर्स को ही रिप्रेजेंट कर रही होती है जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक हो गया। अच्छा, जहाँ कहीं भी फोर्स होगी आपके पास, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगा। क्यों भाई? ये तो न्यूटन अंकल कहते थे F=m में। ठीक, मैस आपके पास कांस्टेंट होता है, जहाँ फोर्स होगी आपके पास वहाँ पे एक्सेलरेशन भी होगी। डिपेंडिंग कि फोर्स कितनी ज़्यादा है कितनी कम है, एक्सेलरेशन की वैल्यू अकॉर्डिंगली वेरी कर सकती है, बट मैस आपके पास कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स कि फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान में एक लीनियर ग्राफ है, लीनियर कर्व, जब बीच में आपके पास कांस्टेंट होता है। अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जनरेट करती है, फिर बताया कि जहाँ फोर्स होगी वहाँ पे आपके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी होगी। अब तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि जहाँ एक्सेलरेशन होगी वहाँ पे आपके पास वेलोसिटी भी तो होगी ना। ऐसे है कि नहीं है भाई? जाहिर है, ये बैटरी है, ये इसको पुश देगी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स डेवलप होगी, और उन इलेक्ट्रॉन्स को उस फोर्स की वजह से थोड़ी सी उसमें एक्सेलरेशन भी आएगी। जब एक्सेलरेशन आएगी तो इसका मतलब ये है कि उनमें कोई ना कोई वेलोसिटी भी डेवलप होगी, और उस वेलोसिटी के साथ वो यहाँ से पास करना शुरू कर देंगे। राइट? अब ये तीनों चीज़ें रिलेट करते करते मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि भाई ये जो वेलोसिटी है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। मेरे ख्याल से ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम रिलेट करते करते यहाँ से लेके यहाँ तक इस बात तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अच्छा, यहाँ पे एक बात ज़रा इंटरेस्टिंग है, वो ये लिखा हुआ है कि टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या चीज़ होती है? देखो, जो आपके बुक के राइटर हैं उन्होंने एग्जांपल दी है अपने लेक्चर में, उनके जो यूट्यूब के लेक्चर्स हैं, पैराशूट की। जब एक आदमी जहाज़ से जंप लगाता है और नीचे आने से पहले अपना पैराशूट खोल देता है, तो उसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट हो जाती है। वो क्यों होता है? वो एक्चुअली होता ये है कि उसका मैस उसे नीचे की तरफ पुश कर रहा है, और जो एयर रेजिस्टेंस है वो उसे ऊपर की तरफ पुश कर रही है। ठीक, अब इन दोनों फोर्सेस का जब क्रॉस होता है तो मैस बीइंग डोमिनेटिंग वो नीचे आ रहा होता है, लेकिन वो एकदम से, आपने देखा होगा कि जब पहले उसकी स्पीड तेज़ होती है, लेकिन जैसे पैराशूट खोलता है उसके बाद उसकी स्पीड आहिस्ता होती है, एंड पे फिर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ वो नीचे आ रहा होता है। जब दोनों आपस में बैलेंस हो जाती हैं, मतलब एयर रेजिस्टेंस और उसकी बॉडी का मास, फिर वो जो वेलोसिटी है ना नीचे आने की, वो कांस्टेंट हो जाती है। ये टर्मिनल वेलोसिटी होती है आपके पास, कि यानी कि जो एंड में जो नेट वेलोसिटी आपके पास बचती है ना, वो टर्मिनल वेलोसिटी है। तो यहाँ पे भी ये जो फ्लो होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गुजरना चाह रहे हैं, आगे से इसके पास कुछ रेजिस्टेंस है इसके एटम्स की। ठीक, तो एटम्स की रेजिस्टेंस थोड़ी देर के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि एट ए सर्टन वैल्यू ऑफ वोल्टेज एक इलेक्ट्रॉन एक ख़ास स्पीड के ऊपर जा रहा होता है फॉर सर्टन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, इस चीज़ का नाम आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी होता है। तो खैर एनीवेज, जहाँ पर भी आपके पास कांस्टेंट होता है, जब वो ख़त्म होता है, जहाँ पर भी आपके पास प्रोपोर्शनल का साइन होता है, जब वो ख़त्म होता है तो आपके पास एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट आने का मतलब ये होता है कि आपका जो ग्राफ है ना, वो यूँ है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। अब डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, वो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे यूँ भी हो सकती है, वो यूँ भी हो सकती है, यूँ भी, यूँ भी, यूँ भी। अगर बहुत बड़ी वैल्यू है कांस्टेंट की तो बिल्कुल यहाँ पे होगी, बहुत छोटी है तो बिल्कुल यहाँ पे होगी। सो उसके स्लोप के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो खैर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। लाइन हैज़ टू बी स्ट्रेट, एंगल उसका जो मर्जी हो, लाइन हैज़ टू बी स्ट्रेट। और ये जो कांस्टेंट है यहाँ पे, वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। वेलोसिटी इज इक्वल टू म्यू एन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो म्यू एन है ना, ये है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। यहाँ पे जो आपके पास कांस्टेंट है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। आई एज्यूम कि यहाँ तक आपने लिख लिया है।
अब आगे चलते हैं। ये जो सिलिकॉन के लिए इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी की वैल्यू है वो यहाँ पे दी हुई है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय वोल्ट इंटू सेकेंड्स। अब बड़ा इंटरेस्टिंग यूनिट है, इसमें एरिया है, वोल्टेज है और टाइम है, ठीक, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के यूनिट के अंदर। तो खैर इसकी डिटेल में तो हम लोग नहीं जा रहे, लेकिन क्वाइट सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ तो नहीं है। अच्छा, अब हम ज़रा थोड़ी सी अपनी कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। इसको देखो, ये है आपके पास एक पीस ऑफ सिलिकॉन। आप पहले तो मैं आपको ये बता दूं, हम लोग ना यहाँ पे करंट को क्वांटिफाई करने की कोशिश करें। जैसे अभी पीछे मैंने बताया था कि यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है करंट को क्वांटिफाई करना। अब करंट को क्वांटिफाई करना कितना टीडियस प्रोसेस है। अब आप देखते रहें हम किस तरह डॉट्स को कनेक्ट करते हैं आपस में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो पीस है सिलिकॉन का, जिसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना चाह रहा हूँ। इसकी लेंथ है L, इसकी विड्थ है W, इसकी हाइट है H। ओके, अच्छा यहाँ तक तो बात हो गई क्लियर। इसका वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू W इंटू H इसका वॉल्यूम होगा, ठीक। L मल्टीप्लाई बाय W मल्टीप्लाई बाय H इसका वॉल्यूम होगा। और जब इसको किसी बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक्यूट किया जाएगा तो इसके अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी VB अपॉन L। ये बात आप पढ़ चुके होंगे फिज़िक्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो अप्लाइड वोल्टेज डिवाइड बाय लेंथ के बराबर होती है आप लोगों के पास। तो एनीवेज, अब क्या है, अब पहले तो मैं आप लोगों को दो चीज़ों की डेफिनेशन बताता हूँ। एक इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा वेलोसिटी, ठीक। अगर यहाँ पे समझना है तो वीडियो पॉज करके बार बार देखना, पहले पिछली चीज़ को डाइजेस्ट करना, आगे चलाना फिर बाद में। तो इलेक्ट्रिक करंट है इज़ द चार्ज थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। ये पूरे का पूरा आपके पास क्या है, सिलिकॉन का कोई पीस है। 1 सेकेंड तक एक पॉइंट से जितने चार्जेस गुजर जाएं वो आपके पास है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। 1 सेकेंड तक एक पॉइंट से जितने चार्जेस गुजर जाएं वो आपके पास है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। चार्ज इन यूनिट टाइम, ये डेफिनेशन आप लोगों को पता है। अच्छा, करंट की डेफिनेशन तो हो गई ये वाली, ठीक है। अब ज़रा बताते हैं हम वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है। अब हम जो पॉइंट वाली बात की है ना, एक पॉइंट, अब हम ज़रा उस पॉइंट के ऊपर बात करें। वेलोसिटी होता है आपके पास डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस इन टाइम बाय यूनिट टाइम, कि एक टाइम के अंदर आपने, एक सर्टेन टाइम के अंदर आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया यूनिट टाइम के अंदर। तो 1 सेकेंड के अंदर लेट से फॉर एग्जांपल आपने v मीटर्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। v क्या है? वेलोसिटी। v मीटर जो उसकी वैल्यू है, उसका मतलब ये होता है कि आपने 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। आप गए हैं लेट से मुल्तान से कराची। मुल्तान से कराची फासला है 1000 किलोमीटर, ठीक। तो किसी ने आपसे ये कहा है कि भाईजान आपने जो है ना 80 की स्पीड पे जाना है। अब आप कैलकुलेट कर लें, 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये है कि आपने 1 घंटे के अंदर 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है। अब आपने 1000 किलोमीटर ट्रैवल करना है। अब आप 80 को देखें कितना मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 1000 बने। 1000 को 80 से डिवाइड करोगे आपके पास टाइम आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी का पर यूनिट टाइम। वहाँ पे तो हम घंटे की बात करें, यहाँ पे हम लोग सेकंड्स की बात करें, क्योंकि हम लोग करंट मेजर करें। तो अगर पहले ये पॉइंट था, लेट से 1 सेकंड के बाद ये पॉइंट हुआ, तो ये आपके पास कितना है? v, जो वेलोसिटी की वैल्यू थी। मैंने अभी आपको मिसाल दी
ये मुल्तान है, ये कराची है। इस पोजीशन के ऊपर आपकी स्पीड थी 80 किलोमीटर्स पर आवर, यानी कि 1 घंटे में आपने यहाँ से लेके यहाँ तक 80 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है बेसिक वेलोसिटी का। सेकंड्स की बात करें तो लेट्स से आपने 1 सेकंड में यहाँ से लेके यहाँ तक आपने v मीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया। मीटर पर सेकंड की बात करूँगा तो ये v, ये मीटर है, मीटर इसका यूनिट होगा। आगे बात समझ। अच्छा, तो हमने जो करंट की डेफिनेशन थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक करंट इज़ द चार्ज थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। अब हमने यहाँ पे जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट के ऊपर जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं मैं वो कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। ठीक इस पूरे पॉइंट का वॉल्यूम क्या है? सबसे पहले तो ये चीज़ बताओ, इसका वॉल्यूम है लेंथ यानी कि v, हाइट यानी कि h, विड्थ यानी कि w। ये जो पूरे का पूरा पोर्शन बना हुआ है ना, इसका वॉल्यूम आपके पास है v इंटू डब्ल्यू इंटू एच। ठीक है, ये कंफ्यूज ना होना, ये I नहीं है, ये मतलब h है। ये मतलब मैं इस तरह बनाया हुआ है कि ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वो जो एक नोटेशन देते हैं ना, लेंथ बनाते हैं ये वो लिखा हुआ था, तो I से कंफ्यूज ना होना। एक्सक्यूज मी। तो इस जगह के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा? ये पूरी की पूरी जगह मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, मल्टीप्लाई बाय हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। सही हो गया। करंट मेरा क्या होगा? इस पॉइंट के ऊपर मेरा चार्ज कितना है। ठीक, करंट की डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूँ। करंट मेरा है इस पॉइंट के ऊपर मेरा चार्ज कितना है। मैंने एज्यूम किया कि मैंने 1 सेकंड में ये पॉइंट देखा, इस पॉइंट के ऊपर मेरा चार्ज कितना है वो होगा मेरा करंट, और वो चार्ज कितना होगा? इस पॉइंट का वॉल्यूम कि ये जगह कितनी है, इस जगह में इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जा सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। ठीक, इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जा सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है। वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया, v इंटू डब्ल्यू इंटू एच मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई क्यू। तो भाई ये हो जाएगा मेरा करंट, क्योंकि ये 1 सेकंड में इतने चार्जेस हैं यहाँ पे। राइट, यहाँ तक बात समझ आ रही? मुझे सिर्फ यहाँ तक बताओ, यहाँ तक समझ आ गई ना बात? आई होप आ गई होगी, नहीं तो पूछ लेना, आई वॉन्ट माइंड। तो खैर एनीवेज, v यहाँ पे क्या है? म्यू एन इंटू ई। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, तो v की जगह पे मैं डाल दूंगा म्यू एन मल्टीप्लाई बाई ई, और e की जगह पे क्या मैं डाल दूंगा? वी बी ओवर एल। तो म्यू एन मल्टीप्लाई बाई वी बी ओवर एल, म्यू एन इंटू वी बी ओवर एल। ठीक, ये तो मेरे पास जो v मैंने अभी लिखा था वो हो गया। आगे डब्ल्यू एच एन क्यू वैसे का वैसे आ जाएगा। अच्छा जी, तो हम लोग सक्सेसफुली करंट को समहाउ क्वांटिफाई कर चुके हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये करंट है, ये अप्लाइड वोल्टेज है, यहाँ पे मैंने वी अप्लाई किया था, तो क्या मैं यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ? यानी कि वी बी ओवर आई अगर मैं कर दूँ ओम्स लॉ के मुताबिक, तो क्या रेजिस्टेंस निकल सकती है? द आंसर इज़ यस, बिल्कुल निकल सकती है। वी बी ओवर आई इज इक्वल टू आर, और ये बाकी इक्वेशन यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगी। अच्छा, अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैं इस इक्वेशन को, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने रो एल ओवर ए लिखा था और मैंने ये कहा था कि भाई ये इतना सिंपल भी नहीं है, क्या इन दोनों को मैं आपस में रिलेट कर सकता हूँ? यस, बिल्कुल कर सकता हूँ। ये जो W इंटू एच है, क्या ये बीच में जो मैंने एक सेक्शन बनाया था इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है? यस, बिल्कुल है। ये H, ये W इंटू एच, ये जो बीच में मेरा रेक्टेंगल बना हुआ है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो W इंटू एच जो है इसको मैं बना दूंगा A,
इसी को ही, ये ए बन जाएगा, एल ऊपर वैसे का वैसे है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मैं अलग कर देता हूँ। कंपेयरिंग विद दिस क्लासिकल इक्वेशन, ये म्यू एन इंटू क्यू, ये मेरे पास क्या है, रो की वैल्यू है, राइट। म्यू एन आपको पता है सिलिकॉन के लिए ये है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको। तो खैर आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। नॉर्मली ये जो मेजर किया जाता है ये करंट डेंसिटी में किया जाता है, जे एन। और करंट डेंसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ करंट थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। डेंसिटी जब भी बात करेंगे ना, डेंसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। कोई भी चीज़ है उसकी XYZ डेंसिटी है। डेंसिटी से मुराद क्या है कि इस चीज़ ये कितनी गाढ़ी है। गाढ़ी का मतलब ये होता है कि अमाउंट पर यूनिट एरिया, ठीक। वो आपके पास गाढ़ापन होता है या डेंसिटी होती है किसी चीज़ की। तो खैर एनीवेज, करंट डेंसिटी फिर क्या होगी कि ये वैल्यू है ना, दिस वैल्यू पर यूनिट एरिया। एरिया अगर मैं इसमें से डिवाइड करूँ यानी कि WH, तो म्यू एन वी बी ओवर एल एन इंटू क्यू। म्यू एन वी बी ओवर एल क्या था मेरे पास, ई था। ई क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। एन इंटू क्यू वैसे के वैसे आ जाएंगे। तो ये मेरे पास करंट डेंसिटी है जे एन। जे एन उस वक्त जब मैं एज्यूम करूँगा अपने पास एन टाइप। लेकिन जब मैं पी टाइप एज्यूम करूँगा तो फिर मैं म्यू एन की बजाय म्यू पी लिखूँगा और एन की जगह पे मैं पी लिखूँगा। तो एक टोटल करंट डेंसिटी यहाँ पे इन्होंने एक बना दी, ई यहाँ से कॉमन लेके, क्योंकि ई दोनों में कॉमन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्योंकि एक सर्किट के अंदर आपके पास एन टाइप भी होते हैं, पी टाइप भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, होल भी होते हैं। और जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि जो इसकी मोबिलिटी है ना होल्स की, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि होल्स जो हैं वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है होल्स के ज़रिए मोबिलिटी का, क्योंकि वो ये है कि एक जगह खाली करेगा फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आके उसे फिल करेगा। हाउएवर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते हैं उनकी मोबिलिटी बहुत तेज़ होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खाली हैं तो वो तो बस चलना ही चलना है उन्होंने। तो ये था आपके पास ड्रिफ्ट का प्रिंसिपल। डिफ्यूजन पे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात करेंगे। पहले इसको दोबारा से एक दफ़ा देखो, ये पूरा नोट करो, एक एक चीज़ खुद से बैठ के करो, पॉज कर करके बार बार इसको क्लियर करो, फिर इंशाल्लाह अगली बार डिफ्यूजन पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच।